वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। चैप्टर 13 हमारा चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में जान चुके हैं और आज जो हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक आज का जो है वो रहेगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। Now we have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field। ये हमने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमने देखा था ना। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड exerts a force on magnet placed in the vicinity of the conductor। French scientist André Marie Ampère suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity। अब यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये बोला गया है कि हमने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि करंट पास होता है तो उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। वहाँ पे जो कंपास की निडल जो है डिफ्लेक्ट करती है, देखा था हमने एग्जाम्पल का। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट जो है आंद्रे मैरी अम्पियर, वो बोलते हैं कि अगर हम वहाँ पर उस कंडक्टर के पास में उसके नियर एक मैग्नेट रख दें तो जितनी फोर्स वो करंट कैरिंग कंडक्टर उसके ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स उसको वापस उससे मिलेगी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म के कारण। मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स शो करेंगे। ठीक है, इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया, एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB, एक रॉड लिया आप, AB एक रॉड देख रहे हैं 13.12 के अंदर एक रॉड दिया गया। यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। तो इसमें आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, यानी कि हवा में लटका दीजिए, लटका दिया। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड टू इन सीरीज विद अ बैटरी एंड की एंड अ रियोस्टेट। अब आपने इसको लटका दिया। नाउ फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो द एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रॉड। अब नॉर्थ पोल जो है वो नीचे होना चाहिए और साउथ पोल ऊपर होना चाहिए। तो रॉड जो है ऐसा होना चाहिए कि रॉड का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा साउथ पोल की तरफ। अब आप उसको कनेक्ट कर दो एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज में विद अ बैटरी एंड अ की एंड अ रियोस्टेट। ये जो सेटअप दिया गया आप देख रहे हैं, इस सेटअप से उसको कर दो। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड B to A। अब आप क्या करो, B से A की तरफ करंट पास करो एल्यूमिनियम रॉड के अंदर से। What do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left। अब आप जब देखोगे तो रॉड जो है वो लेफ्ट की तरह डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि मूवमेंट कर रही है लेफ्ट की तरफ। You will notice that the rod gets displaced। Reverse the direction of current flowing through the rod and observe the direction of its displacement। It is now towards the right। Why does the rod get displaced? अब आपने जब करंट पास किया, ठीक है, जब करंट की डायरेक्शन ये थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो गया। जब आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे करंट की, रॉड का डायरेक्शन फिर से उल्टा हो जाएगा। This displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो अपनी जगह से हट जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इससे पता लगता है कि करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड जो है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो अपने आप थोड़ी मूव हुई, फोर्स के कारण ही मूव हुई होगी। नहीं, वो जादू तो था नहीं, कोई जादूगर तो था नहीं कि उसने हील हिम कीम स्वाहा किया और वो मूव हो गई। ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उसने अपना मूवमेंट शो किया। It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। इससे एक चीज़ हमको ये पता लगी कि मैग्नेटिक फील्ड में वो डिस्प्लेस हुई। दूसरा हमको ये पता लगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, पहले इधर से जा रहा था तो उसकी मूवमेंट ऐसे थी, अब वो इसको उल्टा कर देंगे तो वो जो डिस्प्लेसमेंट शो की थी वो फिर वापस उसी पोजीशन पे चली जाएगी। यानी कि हम इसको इंटरचेंज करके रिवर्स भी कर सकते हैं।
रिवर्स मतलब उल्टा भी कर सकते हैं। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. It is once again observed that the direction of the force acting on the current carrying rod gets reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of the magnetic field. अब आप क्या करो, जो आपने मैग्नेट डाला था ना नॉर्थ साउथ करके, अब उसको चेंज कर दो, साउथ नॉर्थ कर दो. नॉर्थ साउथ था, जैसे नॉर्थ नीचे या साउथ ऊपर था, अब साउथ नीचे कर दो, नॉर्थ ऊपर कर दो. तो आप देखोगे कि फिर से फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमको पता लगती हैं दो चीजें कि डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट. दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन जो है ना कंडक्टर के अंदर, जो फोर्स उसमें लग रहा है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है. फोर्स कितना लगेगा, कैसा लगेगा, वो चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, करंट के डायरेक्शन के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर. क्या ये क्या चीज बात कर रहे हैं हम, वी आर टेलिंग दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन से लगेगी वो डिपेंड करेगी दो चीजों पे. एक तो करंट की डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन, हमने देखा था डायरेक्शन इधर से थी तो वो डिस्प्लेस ऐसे हुआ, जब डायरेक्शन चेंज की तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया. ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी, किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड. पहले मैग्नेट हमने ऐसे लगाया था, अब मैग्नेट चेंज कर दिया था ना, ऊपर नीचे कर दिया था मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी. तो दोनों चीजें, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. Experiments have shown that displacement of the rod is largest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक्सपेरिमेंट में ये भी पता लगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना रोड के ऊपर, रोड का डिस्प्लेसमेंट, रोड का जो मूवमेंट हो रहा है वो मैक्सिमम कब होता है, वो मैक्सिमम तब होता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन उसके ऊपर ऐसे आ रही है, यानी कि राइट एंगल बन रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. और इस डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करने के लिए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. In activity 13.7, we considered the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. The three directions can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. Simply अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, उसकी ये पहले तीन हिस्से यानी कि अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का यूज करिए. इसको आप इस तरीके से करके देखिए, ये ठीक है. ठीक है, बंदूक चलाते हैं, मशीन गन चला रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बना लिया इसको ऐसा. अब इसमें अगर ये जो है फिंगर, फर्स्ट फिंगर हमारी बता रही है फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर हम इसको ऐसा कर दें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको देखें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा कर दें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, इसमें अगर फर्स्ट जो फिंगर है वो बताती है फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये बताती है करंट की डायरेक्शन. तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ. तो अंगूठा जो है हमारा थंब, वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा. यानी कि अगर आपको ये दो चीजें आपने पता कर ली तो तीसरी जो ये थंब जिस तरफ होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में होगी. गॉट इट. डिवाइसेस, सॉरी, we considered the direction of the current and that of magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. The three directions can be illustrated through a simple rule. ये तो हो गया ना.
Devices that use current carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments. In the next few sections we shall study about electric motor and generator. तो जो डिवाइसेस की बात करें जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है करंट कैरिंग कंडक्टर्स के हिसाब से, ये मतलब ये सब जो चीज़ें जिसमें यूज़ होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होगा, जनरेटर होगा, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैन। पंखे में होती है ये, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसका यूज होता है, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एटसेट्रा, इन सब के अंदर आपको पता है मोटर्स का यूज होता ही है। छोटी बड़ी अलग अलग तरह की मोटरें होती हैं इसमें। डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, इसका काम कैसे ये करती है वो देखेंगे। आप ध्यान से फिगर को देखते रहिएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 13.15 कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। आपको इसके अंदर एक ABCD नाम से कॉइल है वो दिखाई दे रही है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉपर वायर की बनी है बट इंसुलेटेड है ऊपर से। The coil is placed between the two poles of magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी कि N और S जो लिखा हुआ है वो दो मैग्नेट हैं एक तरह से देखें तो। दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दोनों को रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। और AB और CD जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। कैसा है, हमारा जो मैग्नेट है वो ऐसा है तो हमने उसको ऐसा रखा है, परपेंडिकुलर है दोनों AB और CD। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। आप इसमें देखेंगे एक स्प्लिट रिंग दिखाई देगा आपको, P और Q लिखा हुआ है वो पाइप के ऊपर लिखा है ना P एंड Q। ये दो हाफ्स हैं, दो टुकड़े हैं, यानी कि एक रिंग है पूरा, उस रिंग को बीच में से काटा हुआ है। देखिए दो हिस्से तभी तो हुए, बीच में से कटा हुआ है, यहां से देखिए कटा हुआ है ना। P और Q दो हैं उसके हाफ्स। तो ये जो कॉइल है वो P और Q से कनेक्टेड है। ध्यान से फिगर को देखते रहिएगा, एक जगह पर P लिखा हुआ है, एक जगह पर Q लिखा हुआ है। और ये जो कॉइल है गोला ऊपर बना हुआ है, जो गोलाई में रिंग बना हुआ है, रिंग टूटा हुआ है बीच में से, यानी कि दो पार्ट में बटा हुआ है रिंग। तो एक एंड उसका है वो AB से कनेक्टेड है और दूसरा एंड CD से कनेक्टेड है। द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल। और इसका अंदर का हिस्सा देखिए, ये कॉइल है, दो टुकड़े कॉइल के, इसके नीचे एक आपको लंबा एक्सल दिख रहा है जिसके ऊपर ये ऐसे रखे हुए हैं, दिख रहा है लंबा वाला एक्सल लिखा हुआ है जिसके ऊपर वो लंबा व्हाइट कलर का जो है दैट इज एक्सल। और उस एक्सल के ऊपर ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं, दिखाई दिया। The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brush X and Y। अब आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि दो ब्रश दिखाई दे रहे हैं जिनको नाम दिया गया है X और Y। और ये जो दोनों हमारे रिंग्स हैं P और Q जो है वो X और Y से कनेक्टेड है। P Q X Y से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फिगर में दिया गया है। Now current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। आप देख रहे हैं नीचे बैटरी है, तो यहां पर जो करंट है वो X से निकलता है, ठीक है। X यानी पॉजिटिव साइन आप देख रहे हो, X की तरफ से एंटर होता है और Y की तरफ से वो वापस बैटरी में चला जाता है। समझ आई बात, सर्किट बन गया ना। इधर से निकला करंट वो कॉइल में से होता हुआ पूरा दूसरी तरफ से वो सर्किट कंप्लीट हो गया। Notice that the current in arm AB of the coil flows from A to B. In arm CD, it flows from C to D. That is opposite to the direction of current through arm AB on applying Fleming's left hand rule. अब
आप देख रहे हो ए बी में करंट गया, ए से बी में जब करंट जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ऊपर जा रहा है। जब सी से डी में जाएगा तो नीचे आएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। ए से बी में जाते वक्त करंट की डायरेक्शन ये रहेगी और सी से डी में आते वक्त करंट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, ठीक है। नाउ on applying Fleming's left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field, we find that force acting on arm AB pushes it downward while the force acting on arm CD pushes it upward. अब क्या होगा कि अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसको देखें तो हमें पता लगेगा कि जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या दिखाएगा, ये बताएगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी जो है, ए बी साइड पहले वाली साइड, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसको नीचे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि करंट यू जा रहा है तो उसको नीचे धकेलेगा, और दूसरा जो हिस्सा है सी डी वो इसको ऊपर धकेलेगा, यानी कि मोटर ऐसे होगी। यानी कि ये कॉइल सिंगल ही कॉइल है ना, ये ए बी कॉइल है, ये सी डी कॉइल है तो एक ही, लेकिन ये दो हिस्से हैं। तो इधर से करंट जाएगा तो ये नीचे जाएगी, और इधर से करंट ऐसे आएगा तो ये ऊपर जाएगी। तो यानी कि ये रोटेशन देखो ऐसा होगा। Thus the coil and the axle O mounted free to turn about its axis rotate anti-clockwise at half rotation. Q makes contact with the brush X and P with brush Y. Therefore the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA. A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. अब क्या हुआ यहाँ पर देखो आप, ये जो ऐसे मूवमेंट हुआ, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, यानी कि ए बी सी डी ये मूवमेंट ऐसा हुआ, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी चल रही है, उल्टी घड़ी चली। लेकिन जब ये ऐसे हुए तो हमारा जो रिंग था पी क्यू जो रिंग था, तो देखो ये रिंग कैसा होगा, ये भी ऐसा होगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। ये भी तो मूव करेगा ना, इधर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि ये दोनों भी तो अपनी पोजीशन बदलेंगे, क्योंकि वो एक्सल के ऊपर हैं और ये कॉइल से जुड़े हुए हैं। तो जब ये कॉइल से जुड़े हुए हैं तो ये ऐसे होगा। तो जो ये हिस्सा था इसका, यानी कि जो एक्स था वो पी को कनेक्टेड था और क्यू था वो वाई को कनेक्टेड था। अब जब इधर आएंगे तो पी वाई को कनेक्ट हो जाएगा और क्यू जो है वो एक्स को कनेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, छेड़े बदल जाएंगे। तो जब ये ऐसा होगा तो रिवर्स करंट फ्लो होगा। जैसे करंट पहले ए बी सी डी हो रहा था, अभी डी सी बी ए, उल्टा फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा करंट, उल्टा फ्लो होगा। अंडरस्टूड। तो करंट फ्लो होगा डीसीबीए में। अब यहां पर बताया गया है कि रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसके लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कई बार, व्हाट इज कम्यूटेटर। तो डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ सर्किट। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि स्प्लिट रिंग जो है ना, रिंग जो है, जो टूटा हुआ रिंग है बीच में से दो पार्ट में, ये एक कम्यूटेटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये करंट के फ्लो को रिवर्स करता है। क्यों रिवर्स होता है, कि वो पोजीशन चेंज होती है तभी रिवर्स होता है। द आर्म्स ए बी एंड सी डी दस the reversal of current also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD. Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up is now pushed down. Therefore the coil and the axle rotates half a turn more in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle. अब क्या हुआ था, पहला मूवमेंट क्या था, पहले जब करंट इधर से ए से बी में जा रहा था तो ये नीचे आ रहा था कि ऊपर जा रहा था। कैसे मूवमेंट था, ये था मूवमेंट, ठीक है, ये नीचे जा रहा था और सीडी ऊपर जा रहा था। अब जब चेंज हुआ, अब पोजीशन क्या है मोटर की, ये पोजीशन है कॉइल की, कॉइल ऐसी है, जब करंट ऊपर पास हुआ तो ये पोजीशन है। अब क्या हुआ, उल्टा हो गया करंट, एक्स को वो जो उसके जो स्प्लिट रिंग के जो कॉर्नर्स थे, एजेस थे, वो चेंज हुए, तो उससे क्या है, करंट का फ्लो चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब पहले ये ऐसे जा रहा था, अब ये कैसे जाएगा, यानी कि ये ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से मोटर कंटिन्यूस चलती रहती है। फिर एक बार बता देता हूं, ये था हमारा एबीसीडी।
तो ए बी जो था वो नीचे जा रहा था, सी डी ऊपर जा रहा था। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, अब ए बी जो है वो ऊपर जाएगा और सी डी नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस घूमती रहती है एक्सल के ऊपर। एक्सल जो है ना नीचे, एक्सल के ऊपर वो कंटिन्यूस घूमती रहती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर जो है हर हाफ रोटेशन के बाद, यहाँ से यहाँ गई, आधा रोटेशन हुआ, आधा रोटेशन होते ही करंट की पोजीशन चेंज होती है, डायरेक्शन, तो फिर वो उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती है। ये ऊपर जाने वाला नीचे आ जाता है, नीचे जाने वाला ऊपर चला जाता है, और इस तरीके से कंटिन्यूसली चलती रहती है। द कमर्शियल मोटर यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब कमर्शियल मोटर्स की बात की जाए अगर, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जगह बोलो किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। दूसरा, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। जो कॉइल रहती है ना, करंट कैरी करती है, उसके अंदर वो टर्न्स ज्यादा बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वूंड। एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वूंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। अब जो आयरन का सॉफ्ट कोर रहता है वो, और जो उसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है, इसको पूरे को हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या नाम दिया जाता है पूरे को? आर्मेचर। ये भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। दिस एनहांसेस द पावर टू मोटर। तो इस प्रकार से मोटर को पावर मिलती है। गॉट इट? तो मोटर की वर्किंग हमने देख ली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मोटर का, पूछा भी जाता है एग्जाम में कई बार। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13.5, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. This force causes the conductor to move. Now let us imagine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field, or a magnetic field is changing around a fixed conductor. What will happen? This was first studied by English physicist Michael Faraday. In 1831, Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric current. To observe this effect, let us perform the following activity. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हमने ये तो देखा था कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो एक फोर्स लगती है, जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा। ये हो तो फोर्स लगती है ना, हमने देखा था ये वाला रूट कि ये परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स क्रिएट होगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब इसके लिए फैराडे जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि एक मैग्नेट जो है जब वो मूव करती है तो वो करंट प्रोड्यूस करती है। मूविंग मैग्नेट, रुकी हुई तो थी लेकिन मूविंग मैग्नेट की बात की। अब यहां पर बताया ना, टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल ली, वायर है ए बी और इसके ऊपर बहुत सारे टर्न है, मतलब लपेटी हुई है उसके ऊपर। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर। गैल्वेनोमीटर के साथ उसके एंड को कनेक्ट कर दो। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेके फिर उसका नॉर्थ पोल जो है वो बी की तरफ लेके जाओ। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर नीडल? अब पिक्चर देख लीजिए, 13.16 दिया गया है। ठीक है, एक वायर ए बी लपेटी हुई है, देख रहे हो। अब नॉर्थ पोल हमने बी के पास किया तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर से टू द राइट। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल ए बी। द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स। अब क्या हुआ? उन्होंने मैग्नेट जब उसके पास लाए तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है इस तरफ झुक जाएगी सुई। इससे पता लगता है कि उसके अंदर करंट है, किसके अंदर? कॉइल के अंदर। लेकिन जैसे ही उस मैग्नेट के मोशन को आप रोक दोगे, मैग्नेट का मोशन रुक जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मतलब मूवमेंट बंद हो जाएगा। नाउ विथड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट।
showing that current is now set up in the direction opposite to the first. अब क्या करो, आप नॉर्थ पोल को हटा दो वहां से, तो जो सुई है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। इससे पता लगता है कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। पहले किस तरफ आ रहा था, इस तरफ था, समझ लो कि वो सुई इस तरफ जा रही, अभी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ बी of the coil. We see that galvanometer needle deflects towards the right when the coil is moved towards the north pole of the magnet. Similarly, the needle moves towards the left when the coil is moved away. When the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drops to 0. What do you conclude from this activity? अब इन्होंने बताया है कि जब तक वो मूवमेंट करती रहेगी तब तक रीडिंग इधर उधर होती रहेगी, लेकिन जैसे ही वो स्टेशनरी हो जाती है मैग्नेट तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई गैल्वेनोमीटर की। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट जो है सर्किट के अंदर उसको जांचने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं और गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। द पॉइंटर रिमेन्स एट 0 फॉर 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिफ्लेक्ट्स ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देख रहे हो गैल्वेनोमीटर दिया एग्जांपल, बीच में 0 होता है, इस तरफ और इस तरफ, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कोई भी होगी तो उसके हिसाब से ये लेफ्ट या साइड राइट साइड में मूवमेंट करेगा। You can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end of the coil B, the deflection in the galvanometer would be opposite to the previous case. When the coil and the magnet are both stationary, there is no deflection in the galvanometer. It is thus clear that from this activity that motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference, which sets up an induced electric current in the circuit. अब जैसे हमने B के पास क्या लाए थे, B एंड के पास नॉर्थ पोल लाए थे, वैसे अब B एंड के पास साउथ पोल ले आओ तो नीडल जो थी वो राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड जाएगी। इससे पता लगता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। पहले नॉर्थ पोल इधर लाए थे, ये B एंड है, B के पास हम नॉर्थ पोल लाए थे तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा था। अब हम नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल लाएंगे उसी जगह पर तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड होगा। इससे पता लगता है कि ऑपोजिट साइड में फ्लो करंट का शुरू हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको स्टेशनरी कर देंगे तो 0 हो जाएगा, रोक देंगे मतलब तो 0 हो जाएगा करंट। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, इससे हमें एक चीज क्लियर है कि मैग्नेट का जब मोशन हो रहा है कोइल के साथ, कोइल रुका हुआ है लेकिन जो मैग्नेट है वो मोशन कर रही है, इससे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी कि दोनों एंड है, करंट कैसे फ्लो होता है, दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग, इसलिए करंट फ्लो होता है। तो जब हमने मैग्नेट इधर लाए तो ये एंड और ये एंड, ए और बी एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने कोई कनेक्ट नहीं किया कुछ, हमने सिर्फ मैग्नेट लाए हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिस कारण से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगा। कौन सा करंट होगा ये, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। Let us now perform a variation of activity 13.8 in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil or the coil current in the coil can be varied। ये तो हमने मैग्नेट का यूज किया, अब इसी को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। टेक 2 different coils of copper wire having large number of turns, say 50 and 100 turns respectively. Insert them over a non-conducting cylindrical roll as shown in figure 13.17. Connect the coil 1 having larger number of turns in series with a battery and plug key. Also connect the other with a galvanometer as shown. अब आप देखिए हमने एक ही पोल लिया, पाइप ली कोई भी, बट पाइप होनी चाहिए मतलब उसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए पाइप में से, वो लिया हमने। तो कॉइल 1 ली, उसके अंदर 100 टर्न थे, 100 बार वो लपेटी गई थी। कॉइल 2 ली, उसमें 50 टर्न थे, यानी कि उसके अंदर कम टर्न्स थे। ठीक है, अब हमने 100 टन वाली कॉइल 1 जो है उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और कॉइल 2 को गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, plug in the key, observe the galvanometer. Is there a deflection in its needle? You will observe that needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to 0, indicating a momentary current in coil 2.
क्या होगा, जब आपने पहली कॉइल के अंदर से जब बैटरी से उसको कनेक्ट करोगे तो पहली कॉइल में करंट पास होने लगेगा। उसी समय दूसरी कॉइल जो है उसमें आप देखोगे तो जो सुई है ना उसकी नीडल, वो एक बार झटका मारेगी और फिर वापस जीरो पे आ जाएगी। अब डिस्कनेक्ट करिए कॉइल 1 को फ्रॉम द बैटरी, यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल momentarily moves but to the opposite side. It means that now the current flows in the opposite direction in coil 2. करंट फ्लो किया कॉइल 1 में, तो ये जो नीडल थी वो ऐसे मूवमेंट हुई, ठीक है, और फिर जीरो पे। फिर जब हमने उसको करंट पास करना उसमें से बंद कर दिया तो आप देखोगे कि सुई जो है ऑपोजिट साइड में एक बार जाएगी। तो इससे पता लगता है कि करंट जो था डिस्कनेक्ट करने के बाद वो ऑपोजिट साइड में जा रहा है, तभी तो डिफ्लेक्शन उधर हुआ। उधर डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि करंट ऑपोजिट साइड में गया, हमको ये पता लगता है। In this activity, we observe that as soon as the current in coil 1 reaches either a steady value or zero, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. अब यहाँ पर ये पता लगा हमें कि जैसे ही करंट कॉइल 1 जो है उसके अंदर स्टीडी वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंच जाता है जहां पे रुक जाता है वो जाकर, या फिर जीरो या एक स्टीडी वैल्यू का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच के करंट रुक जाता है। द गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन। उस समय गैल्वेनोमीटर जो है वो मूवमेंट शो नहीं करता है, वो भी रुक जाता है, समझे। जैसे कि इधर से हमने करंट पास किया तो इसके अंदर करंट पास होना शुरू हो गया, तो ये सुई एक जगह पर आकर रुक जाएगी। From these observations, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through coil 1 is changing. अब इससे हमें ये भी चीज पता लगती है कि जैसे ही कॉइल 1 के अंदर करंट जो है वो चेंज होता है, कॉइल 1 के अंदर करंट जो है उसमें बदलाव आता है, तो कॉइल बी के अंदर जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। Coil 1 is called the primary coil and coil 2 is called the secondary coil. यहाँ पर coil 1 को हम प्राइमरी coil कहेंगे क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा है, लेकिन coil 2 जो है वो सेकेंडरी coil है क्योंकि वो उस करंट के कारण वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसके अंदर जो भी चीज हो रही है वो बिकॉज ऑफ करंट इन वन coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. तो जैसे कि फर्स्ट coil के अंदर करंट जो है वो बदलता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है। Thus the magnetic field lines around the secondary coil also change. जब हमने इसके अंदर करंट, फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट बदला तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बदली। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदली तो सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेंगी। Hence the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current in it. तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड कॉइल है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हमको दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर जो उनकी चेंज हो रही हैं उसी के कारण वहां पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये प्रोसेस जिसमें चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, कि आप एक कंडक्टर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हो तो दूसरे के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा तो दूसरे के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन है? In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. तो एक्चुअल में हम इंड्यूस करंट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको दो तरीके होते हैं, या तो मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे उस कॉइल को तो मैग्नेटिक फील्ड में जाने से चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो दूसरे वाली में भी बदलाव आएगा तो वहां भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। या फिर दूसरा तरीका इसमें यह बताया गया बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फर्स्ट कॉइल के अंदर जो बाहर का उसका मैग्नेटिक फील्ड है जब वो बदल जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरे के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये दोनों तरीकों से हो सकता है।
इट इज कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशंस टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ज्यादातर जो मोस्ट सिचुएशंस के अंदर बताया गया है, कन्वीनियंट वे यही होती है कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप ले जाओ। तो दिस इज द बेस्ट वे, यही कन्वीनियंट वे माना जाता है। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट जो है वो हाईएस्ट कब पाया जाता है? इंड्यूस्ड करंट जो हमने दूसरी कॉइल के अंदर देखा, दैट इज हाईएस्ट व्हेन इट इज हाईएस्ट, इट इज हाईएस्ट when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field। जब direction of motion of the coil का जो motion है direction उसका, that is at the right angles to the magnetic field, वो magnetic field के right angles पे हो। In this situation we can use a simple rule to know the direction of the induced current। stretch the thumb, forefinger and middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल किया था वैसे ही राइट हैंड रूल करो। If the forefinger indicates the direction of the magnetic field and the thumb shows the direction of motion। अब यहाँ पर thumb जो है वो कंडक्टर का मोशन, कंडक्टर मूव कर रहा है, जो ये कंडक्टर के मूवमेंट को शो कर रहा है, और ये जो है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। Then the middle finger will show the direction of induced current। तो मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये शो करेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ये राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। Then the middle finger will show the induced current। This simple rule is called Fleming's right hand rule। इस सिंपल रूल को हम कहते हैं Fleming's right hand rule।